हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट के जो सपोर्ट मटेरियल है उनकी एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के बच्चों, हम यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारी क्लास 12 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो बच्चों, हम ना इसमें लगभग 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक जो भारत में यात्री आए उन्होंने क्या क्या विचार दिए, उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी, इन सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में वैसे तो हमारा मेन अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर जैसे जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो देखिए, महिला और पुरुष द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे। देखो, कोई भी यात्रा करता है ना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके कारण अनेक होते हैं। जैसे कि कार्य की तलाश में लोग आ सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए आ सकते हैं, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में, फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक विवरण अतीत की जानकारी में सहायक सिद्ध हुए हैं। 10वीं से 17वीं शताब्दी में 3 प्रमुख यात्री भारत आए थे। ठीक है बच्चों, देखिए, 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री आए थे। जैसा कि मैंने पहले नाम बता दिया था आपको, अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर जो अल बिरूनी है ये 11वीं शताब्दी में आए थे, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म के थे। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम था किताब उल हिंद, जिसकी भाषा क्या थी? अरबी। और इब्न बतूता जो कि 14वीं शताब्दी में आए थे, ये मोरक्को के रहने वाले थे। उत्तरी अफ्रीका का एक देश है बच्चों, मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का। इनके बुक का नाम था रिहला, यात्रा वृत्तांत, और इनकी भाषा भी क्या थी? अरबी। और फ्रांसवा वर्नियर जो थे ये फ्रांस के थे। इनकी बुक का नाम ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर था, और इनकी जो भाषा थी इनकी बुक की वो फ्रेंच थी। देखिए, अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अल बिरूनी का जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा आती है। अल बिरूनी को भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, जैसे संस्कृत भाषा से वे परिचित नहीं थे, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता तथा अभिमान। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद अल बिरूनी को अपने साथ गजनी ले गए। अल बिरूनी की जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, ये 80 अध्यायों में विभाजित थी। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न के साथ शुरू होती थी। मतलब देखिए, जो अल बिरूनी की जो किताब थी ना, अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। इस किताब में ना 80 चैप्टर्स थे, और प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न के साथ शुरू होता था। विभिन्न विषयों का अध्ययन 80 अध्यायों में वर्णन मिलता है। मापतंत्र विज्ञान, कानून, धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज। अच्छा, ये कीमिया क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, कीमिया जो सोने को जो निकालने का जो तरीका होता है ना, जो सोने को प्रगलन करने का तरीका, उसे कीमिया कहते थे। सामाजिक जीवन, मूर्तिकला, भारतौल, मापन विधियां। ठीक है, इन सब विषयों के बारे में अल बिरूनी की बुक में मिलता है। अल बिरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरणों से परिचित था। इसमें दंत कथाओं से लेकर के खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधित कृतियां भी शामिल थी। ठीक है, अब देखिए, जो अल बिरूनी का प्रमुख वर्णन जाति व्यवस्था, तुलनात्मक अध्ययन था। ठीक है, अल बिरूनी फारस की जाति व्यवस्था से परिचित था। देखिए, अल बिरूनी जो था ना, वो फारस की जाति व्यवस्था से परिचित था। फारस में भी समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला घुड़सवार एवं शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक वर्ग, तीसरा खगोल शास्त्री
व अन्य वैज्ञानिक वर्ग, ठीक है। खगोल शास्त्री जिन्हें भूगोल का अध्ययन वगैरह करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री बोलते हैं। कृषक तथा शिल्पकार, देखिए कृषक का मतलब जो मजदूर खेती वगैरह करते हैं, शिल्पकार जो हाथों से वस्तु वगैरह बनाते हैं ना उन्हें शिल्पकार कहते हैं। देखिए जो फारस की जो जाति व्यवस्था थी ना, ऐसी ही लगभग कुछ जाति व्यवस्था भारत में भी है। भारत में पर जाति नहीं है कि वर्ण व्यवस्था है। वर्णों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब मैंने इनके कार्य वगैरह के बारे में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवांतरण विवरण किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो भारत के जो शहर है ना, ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती है, ठीक है। इब्न बतूता ने बताया कि भारत की सड़कें बहुत ही भीड़ भाड़ वाली होती है, चमक धमक वाले बाजार होते हैं भारत के अंदर, चमक धमक वाले बाजार। और बाजार में ना आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। बाजार जो था आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता था, बाजार में लेन देन होते थे। इन सब के बारे में इब्न बतूता बताते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि डाक व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। दिल्ली एवं दौलताबाद तक डाक प्रणाली की व्याख्या कर रखी है। पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वो पान और नारियल से परिचित नहीं थे। उनके दास दासियों के विषय में भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल की में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं थी, मतलब सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, लूटपाट बहुत ज्यादा था। बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहद बेहतर भूधारक वर्ग का उदय ना हो सका। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य वर्ग जो होता है ना, मिडिल क्लास वाले लोग नहीं थे। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। सती प्रथा के बारे में बताया। सती प्रथा क्या होती है आप जानते होंगे बच्चों। सती प्रथा जिसमें जब किसी महिला का पुरुष मर जाता है, पति मर जाता है, तो पत्नी को भी इसे जला दिया जाता था। यह सती प्रथा था, ठीक है। फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, राजनीतिज्ञ था, पॉलिटिशियन था, दार्शनिक विचारक था और एक इतिहासकार भी था। वह 1656 में भारत आया तथा शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह का चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में ये रहा था, ठीक है बच्चों। बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना करी। जो फ्रांसवा बर्नियर थे फ्रांस के, इन्होंने पूर्व और पश्चिम की तुलना करी, क्योंकि बर्नियर जो थे पश्चिमी देशों से थे। बर्नियर के विवरणों में 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को क्या करा, प्रभावित किया। यह था मॉन्टेस्क्यू एव कार्ल मार्क्स जैसे जो विचारक है, मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों को प्रभावित किया। मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर की वृत्तांत का प्रयोग करके जो अपनी निरंकुशतावादी का जो सिद्धांत है उसको लिखा, उस सिद्धांत को विकसित किया। बर्नियर के मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर बताया। बर्नियर ने जो मुगलकालीन नगर थे ना उनको शिविर नगर बताया, एक टेंटों का शहर बताया, जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं। दरबार के चले जाने के बाद ये क्या होता है, पतनोन्मुक्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर ने अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किया है। महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई चीजों के चारों ओर घूमता था, बर्नियर ने बताया है। उनका श्रम कृषि, देखिए महिला केवल ये नहीं कि वो घरेलू ही कार्य करती थी या सती प्रथा, उनका श्रम कृषि में भी जाता था। कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई बार तो ये भी देखा गया कि महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी व्यापारिक गतिविधियों में भी। में आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दासों और दासियों का इस्तेमाल घरेलू श्रम, पालकी, और देखो जो दास होते थे हम यूज क्यों करते थे, दासों का इस्तेमाल घरेलू श्रम के रूप में,
पालकी उठाने वाले होते ना, डोली उठाने वाले, उनके रूप में, और मुखबिर और मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए भी किया जाता था। अच्छा, मुखबिरी क्या होती है? मुखबिरी का मतलब ये होता है, जैसे कि मेरा कोई दास है, उसको मैंने क्या करा, किसी के यहाँ पे मैं किसी को भेज दिया, तो वो क्या करेगा, अब उसकी बातें मुझे बताएगा, उसे मुखबिर कहते हैं। बर्नियर ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए भारतीय कुरीति सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में प्रयोग किया। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अपलोड करूं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप्स में भी शेयर करें। आपके ही सपोर्ट के कारण हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ता है बच्चों। और अगर हमारे वीडियोस में किसी तरह की दिक्कत या समस्या, प्रॉब्लम आती है, या समझ में कोई दिक्कत आता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे एक सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।